चलिए हम आगे देखते हैं। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो। यस सर। थोड़ा यहाँ मौसम खराब जी है सर, यहाँ आवाज पर। आ रही है। बारिश के चलते थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। बाकी आगे का रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, है ना? तो यहाँ पर भाव प्रकाश को हमने देखा। अब सुश्रुत की तरफ हम चलते हैं। सुश्रुत का भी कैटेगरी डिवाइड उन्होंने 3 कैटेगरी में कर रखा है। बाल अवस्था, मध्यम अवस्था, वृद्ध अवस्था। बाल अवस्था को भी 3 कैटेगरी में उन्होंने सब कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये बहुत पूछा जाता है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग बहुत पूछा जाता है बाल अवस्था वाला पोर्शन। मध्यवस्था और वृद्धावस्था से इतना नहीं पूछा जाता कि क्षीरप यानी जो केवल मिल्क फीड करता है वो कितने वर्ष तक का बच्चा होता है। जो मिल्क फीड करता है उसको 1 वर्ष तक के बच्चे को मिल्क फीडिंग यानी क्षीरप बोला गया है। और क्षीर अन्नाद यानी मिल्क और अन्न दोनों का सेवन करता है वो 1 से 2 वर्ष तक के बच्चे के लिए बोला गया है। और अन्नाद 3 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चे के लिए बोला गया है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये फेवरेट क्वेश्चन है उनके, इसलिए इनको ऐसे ही मान लीजिए। अगर यहाँ वय विभाजन से क्वेश्चन बनेगा तो मोस्टली आपके 90% चांसेस है कि बाल अवस्था सुश्रुत के में से पूछा जाए। मध्य अवस्था देखते हैं सुश्रुत के अनुसार, जो कि वृद्धि यानी कि आपकी एडोलेसेंस एज है, जिसको हम 16 से 20 वर्ष मानते हैं, और 20 से 30 वर्ष जिसको यौवन अवस्था यंग स्टेज के रूप में माना गया है। संपूर्णता जब वृद्धि और बुद्धि और साथ में तजुर्बा आ जाता है, 30 से 40 वर्ष तक की एज वो बताई है। हानि मतलब डिक्लाइनेशन होने लगता है, सेल्स डिस्टॉर्ड होने लगती हैं, तो उसको 40 से 70 वर्ष की आयु बोल दिया गया है। वृद्ध अवस्था को 70 से डेथ तक यानी 70 वर्ष से मृत्यु तक की अवस्था तक को वृद्ध अवस्था की कैटेगरी में आचार्य सुश्रुत ने लिखा है। कंप्लीटली प्रैक्टिकल दिखता है ये। काश्यप के अनुसार जो फेवरेट क्वेश्चन है, काश्यप जी के अनुसार जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि गर्भ अवस्था का उल्लेख किस आचार्य ने किया है। तो गर्भ अवस्था का उल्लेख हमारे आचार्य काश्यप जी ने किया है। देखिए, गर्भ अवस्था जन्म तक होती है, फीटल स्टेज टू टू टिल बर्थ, ये हमारा गर्भावस्था बताया गया है। बाल अवस्था क्षीरप वही 1 वर्ष तक। कौमार अवस्था यानी अन्नाद ओनली भोजन पर डिपेंड रहने वाला 1 से 16 वर्ष तक के बच्चे को बोला है। यौवन अवस्था को 16 से 34 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए बोला गया है यौवन अवस्था। और मध्यम अवस्था 34 से 40 और वृद्ध अवस्था 34 से 70 वर्ष मध्यम अवस्था बोली है। और वृद्ध अवस्था को 70 से मृत्यु पर्यंत, जस्ट लाइक आचार्य सुश्रुत, उन्होंने भी 70 से मृत्यु पर्यंत तक वृद्ध अवस्था बोली है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांस भी बन सकते हैं कि जो वृद्ध अवस्था है उसकी अवधि किन आचार्यों ने समान मानी है। देखिए, कहीं भी न चरक में आपको 70 से मृत्यु पर्यंत दिख रहा है, ना ही आपको भाव प्रकाश में, ना ही आपको किसी और में दिखेगा। यहाँ पर सुश्रुत और काश्यप दोनों एक मत होते हुए दिख रहे हैं 70 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक। तो ये कॉमन पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाल अवस्था को ध्यान में रखिए सुश्रुत के अनुसार, और काश्यप के अनुसार वृद्ध अवस्था और गर्भ अवस्था को जरूर पढ़ के जाइएगा, यहां से क्वेश्चन मिल सकता है। हम जाते हैं मॉडर्न के अकॉर्डिंग। एज डिवाइडेशन जो है वो पीडियाट्रिक में क्या बताया है, देखो। प्रीनेटल, पेरीनेटल, पोस्टनेटल, प्री स्कूल चाइल्ड और स्कूल गोइंग चाइल्ड एंड एडोलेशंस एज, इस प्रकार से 6 कैटेगरीज डिवाइड की। उन 6 कैटेगरीज को अपनी अपनी सब कैटेगरी में डिवाइस करते हुए बताया है। देखिए, प्रीनेटल लाइफ को हम देखते हैं पहले। प्रीनेटल लाइफ क्या होती है? फर्टिलाइज्ड ओवम, जब स्पर्म और एग दोनों मिलते हैं तब जाइगोट फॉर्मेशन होता है। वो 0 से 14 वर्ष तक 14 दिन तक बोला गया है। इसको इम्प्लांटेशन स्टेज भी बोला जाता है। यहाँ 0 से 14 दिन के अंदर यूट्रस की बॉल पर ये इम्प्लांट हो जाता है। उसके बाद एम्ब्रियो स्टेज आती है। सभी ने बायोलॉजी पढ़ रखी है, एम्ब्रियो स्टेज क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 14 दिन से 9 सप्ताह तक, 14 दिन से 9 सप्ताह तक ये माँ के पेट के अंदर की कंडीशन चल रही है। प्रीनेटल लाइफ मीन्स माँ के पेट के अंदर की कंडीशन चल रही है। तो वो 14 दिन से 9 सप्ताह तक एम्ब्रियो स्टेज होती है। एंड फीटस स्टेज, फीटस जब उसे हम फीटस कहने लगते हैं, दिस इज 9th वीक टू टिल बर्थ, जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता तब तक माँ के पेट में 9 सप्ताह से लेकर के जन्म तक की स्थिति को फीटस स्टेज बोला गया है।
अब चलते हैं हम पेरीनेटल लाइफ की ओर। पेरीनेटल लाइफ को देखिए, ये यूं समझ लीजिए कि एक पैर माँ के पेट में तो एक पैर बाहर, यानी कि आधा जीवन माँ के पेट का, आधा जीवन बाहर का। तो जस्ट लाइक ऐसे हम सिंपली पढ़ सकते हैं इसको समझने के बेसिस पर। द पीरियड बिगिनिंग आफ्टर द 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, माँ के पेट में 28 सप्ते के बाद, 28 सप्ते बच्चे ने पूरे कर लिए माँ के पेट में। अब उसके बाद का समय, जो कि जन्म लेने के बाद के 7 दिन, मान लीजिए आज 30 जून को बच्चे ने जन्म ले लिया, तो 7 जुलाई तक, यानी माँ के पेट में 28 सप्ते से लेकर के 7 जुलाई तक का जो समय है वो कहलाएगा पेरीनेटल लाइफ। पेरीनेटल लाइफ। अब हम चलते हैं पोस्ट नेटल लाइफ की। पोस्ट नेटल लाइफ को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सब कैटेगरी में अर्ली नियोनेट, लेट नियोनेट, इन्फेंट एंड टोडलर। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपके लिए बताऊं, पेरीनेटल लाइफ को आपको पढ़ के ही जाना है। उसके बाद पोस्ट नेटल लाइफ को रट के जाना है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बने हैं। इसके बाद प्री स्कूल चाइल्ड, स्कूल गोइंग चाइल्ड, एडोलेसेंस, यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बहुत ही चांस है 0.01% की यहाँ से पूछा जाए। अदरवाइज पेरीनेटल एंड पोस्ट नेटल लाइफ से सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन मिलता है जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तब। और साथ में कई एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे रेफरेंसेस के बेसिस पर। तो अर्ली नियोनेट कब से होता है? जब बच्चे ने जन्म ले लिया। बच्चे ने आज 30 तारीख को जन्म लिया, 30 तारीख से लेकर के 7 दिन तक। ध्यान करिएगा, पेरीनेटल लाइफ कब थी? मां के पेट में 28 सप्ते के बाद से 7 दिन तक, जन्म के बाद 7 दिन तक जो समय था वो पेरीनेटल लाइफ थी। तो पोस्ट नेटल लाइफ क्या है? जन्म से, अर्ली नियोनेट आता है इसमें जन्म से 7 दिन तक। और लेट नियोनेट क्या है? 7 दिन से 1 महीने तक। 7 दिन के बाद से 1 महीने तक का बच्चा जो होता है वो लेट नियोनेट है। इन्फेंट 1 वर्ष तक का बच्चा होता है। टोडलर 3 वर्ष तक का बच्चा कहलाता है। प्री स्कूल गोइंग चाइल्ड क्या है? 3 से 5 वर्ष तक का बच्चा, जो स्कूल जाने से पहले की स्टेज होती है। आजकल तो पहले ही बच्चे को बैठाना शुरू कर देते स्कूल में, बट ये पुराना डेटा है तो उसको मानते हैं। स्कूल गोइंग चाइल्ड 5 से 10 वर्ष तक लड़की के लिए, 5 से 12 वर्ष तक लड़कों के लिए। एडोलेसेंस स्टेज होती है प्री प्यूबरेंट, प्यूबरेंट एंड पोस्ट प्यूबरेंट। प्री प्यूबरेंट होती है स्टेज 10 से 12 वर्ष लड़की के लिए और 12 से 14 वर्ष लड़के के लिए। ये समझ लीजिए कि लड़की के मेंसेस स्टार्ट होने से पहले, मीनार्के की पहले की कंडीशन है ये, उसे प्री प्यूबरेंट बोलते हैं। जब मीनार्के स्टार्ट होता है, जो कि ऑन एन एवरेज 13 वर्ष की उम्र पर हो जाता है। कई इलाकों में, गर्मी वाले क्षेत्रों में जल्दी हो जाता है 13 वर्ष पर, और जो सर्दी वाले इलाके होते हैं 14 से 16 वर्ष तक की एज में देखने को मिलता है। तो वो 12 से 14 वर्ष गर्ल्स में एंड 14 से 16 वर्ष तक लड़कों में, और पोस्ट प्यूबरेंट 14 से 18 वर्ष लड़कियों में और 16 से 20 वर्ष तक लड़कों में देखा गया है। तो इस प्रकार से इसकी कैटेगरी डिवाइड की है। फिर से बता रहा हूं, पेरीनेटल लाइफ एंड पोस्ट नेटल लाइफ को आप रट के जाइएगा। इसके बाद हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं कि बच्चे की ग्रोथ वेट के बेसिस पर, हाइट के बेसिस पर और हेड सरकमफ्रेंस के बेसिस पर कैसे उसकी एज डिसाइड करते हैं वो देखते हैं। देखिए कि बच्चे का जन्म जब होता है तब वो 3 किलो का वजन लेकर के आता है। एक आइडियल वैल्यू बताई है, जबकि 2.5 किलोग्राम से लेकर के 3 किलोग्राम तक का बच्चा होता है, स्वस्थ बच्चा माना जाता है। और जैसे ही वो 5 महीने का होता है उसका वेट दुगना होना चाहिए। तो 5वें महीने पर दुगना वेट होता है। क्वेश्चन पूछा था कि दुगना वेट कब होता है? 5 महीने पर। अब हम जस्ट 1 साल बाद अपने जन्म के समय के वेट का 3 गुना, यानी कि दुगना 6 किलोग्राम 5वें महीने पर और 3 गुना 3 त्रिके 9, यानी 9 किलो का कब हो जाएगा वो? 12 महीने पर, यानी 1 वर्ष पर। अब यहां से समझते चलिए, एक एक वर्ष बढ़ाएंगे और एक एक गुना हम बढ़ाते जाएंगे। देखिए 1 वर्ष पर 3 गुना हुआ तो 2 वर्ष पर 4 गुना, और 3 वर्ष पर 5 गुना, 4 में 1 जोड़ा तो 5 गुना। अब 4 वर्ष को आप छोड़ दीजिएगा, 4 वर्ष को छोड़ दीजिएगा। 4 वर्ष के बाद डायरेक्ट 5 वर्ष पर आप जाएंगे तो 5 गुना में 1 और जोड़ दिए, 6 गुना हो जाएगा। यानी आपको एक सीढ़ी छोड़नी है, 3 वर्ष के बाद एक सीढ़ी छोड़नी है। तो आप वेट में, उसके बच्चे के वजन में 1+1+ करते जाएंगे और आपका वैल्यू निकल आएगा। तो देखिए जन्म के समय पर 3 किलोग्राम, 5वें महीने पर दुगना, और 1 वर्ष पर 1 किलोग्राम, 2 वर्ष पर 2 किलोग्राम, और 2 वर्ष पर
वो 4 किलोग्राम और 3 वर्ष पर 5 किलोग्राम, 3 वर्ष पर 5 किलोग्राम और 5 वर्ष पर 6 गुना वेट हो जाता है। सॉरी मैं किलोग्राम बोल गया, यहाँ गुना लेके चलना है, गुना 6 गुना यानी कि 6×18, अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें 6 से 6×18 तो 6 गुना वेट हो गया। 7 गुना मतलब 7×21, 10 गुना मतलब 10×30, तो 10 गुना कब हो रहा है? 10 वर्ष की एज पर उतने ही गुना वेट हो जाता है, 7 वर्ष की एज पर उतने ही गुना वेट हो जाता है। देखिए 7 वर्ष पर 7 गुना, 10 वर्ष पर 10 गुना, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अभी तक तो बहुत ही कम पूछा है, लेकिन फिर भी पूछने के चांसेस होते हैं। सिंपल है, समझने में आ रहा है कि 7 वर्ष पर 7 गुना, 10 वर्ष पर 10 गुना, सेम नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन वेट के बेसिस पर सबसे ज्यादा आपको याद रखना है कि अपने वेट का दुगना कब होता है और अपने वेट का 3 गुना कब होता है। ये तीनों ही पॉइंट सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। हम बच्चे की हाइट को देखते हैं। जन्म के समय पर कितने सेंटीमीटर होती है? 50 सेंटीमीटर। और 1 वर्ष पर कितनी हो जाती है? 75। और 2 वर्ष पर 90 सेंटीमीटर। अपने जन्म के समय पर जो हाइट होती है बच्चे की, उसकी दुगनी हाइट कब होती है? उसकी दुगनी हाइट होती है जन्म के बाद चौथे वर्ष में, दुगनी हाइट का हो जाता है। जन्म के समय पर 50 सेंटीमीटर का था, जस्ट 100 सेंटीमीटर कब हुआ? वो 4 वर्ष पे हुआ। ये क्वेश्चन यहां से बनता है। अब हम हेड सर्कमफ्रेंस की तरफ चलते हैं। हेड सर्कमफ्रेंस कितना बताया जन्म के समय पर? 35 सेंटीमीटर एट द बर्थ। और 45 कब हो गया? 45 कब हो गया? 1 वर्ष पर। और 50 कब हो गया? 7 वर्ष पर 50 सेंटीमीटर हेड सर्कमफ्रेंस हो जाता है। अब नीचे चलते हैं, बच्चे के ब्रेन को देखते हैं। न्यूनेट का ब्रेन कितना होता है? 370 ग्राम से 400 ग्राम का होता है, जो कि 1 वर्ष में दुगना हो जाता है। 1 वर्ष में। ये भी पूछा जाता है बच्चे के ब्रेन का जो वेट होता है वो कितने समय में जस्ट डबल हो जाता है अपने जन्म के समय के? तो 1 वर्ष में डबल हो रहा है, 1 वर्ष में डबल हो रहा है। अब हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि बच्चे का औसत भार, एवरेज, जो मैंने अभी जस्ट बताया था 2.5 किलोग्राम से लेकर के 3 किलोग्राम तक, यानी 6.5 पाउंड के बराबर होता है। बच्चे की औसत लंबाई अभी हम देख ही चुके, 50 सेंटीमीटर। बच्चे की अम्लाइकल कॉर्ड कितनी सेंटीमीटर की होती है? बच्चे की अम्लाइकल कॉर्ड 50 सेंटीमीटर एवरेज में होती है। हेड सर्कमफ्रेंस 35 और चेस्ट सर्कमफ्रेंस 32। देखिए हेड सर्कमफ्रेंस यानी सिर का जो चौड़ाई या माप बोले वो 35, और चेस्ट की जो सर्कमफ्रेंस होती है 32। लेकिन लगभग ये इक्वल कब हो जाती है? 1 से 2 वर्ष की अवस्था में ये दोनों ही, चेस्ट और हेड दोनों बराबर मेजरमेंट में हो जाते हैं। अगर एग्जाम में 1 से 2 वर्ष ना करके 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष ऐसे ऑप्शन आए तो आप 1 वर्ष को टिक करेंगे, क्योंकि हेल्दी बच्चे में 1 वर्ष में ये लगभग समान स्टेज पर इक्वल हो जाते हैं। चेस्ट सर्कमफ्रेंस शुड बी रिकॉर्डेड एट द लेवल ऑफ जिफी स्टर्नम जंक्शन। बच्चे का जो जिफी स्टर्नम पोर्शन होता है, देखो जिफॉइड प्रोसेस होता है, बॉडी होती है और मैन्यूब्रियम होता है। तो मैन्यूब्रियम कहाँ होता है? मैन्यूब्रियम ऊपर होता है, बीच में बॉडी, एंड देन जिफी स्टर्नम। तो जिफी स्टर्नम के जंक्शन पर इसको हम नापते हैं। जिफी स्टर्नम के जंक्शन पर हम इसको नापते हैं। जिफॉइड प्रोसेस और बॉडी जहां पर ज्वाइंट होती है वहां पर इसको नापते हैं। पल्स रेट कितनी होती है? 140 प्रति मिनट। और रेस्पिरेटरी रेट 38 पर मिनट। और बीपी 80 से 50 या 60 से 40 होता है। टेम्परेचर 97 फ़ारेनहाइट। न्यूबॉर्न जो बच्चा होता है वो थर्मोलेवाइल होता है, उसको हीट देने की जरूरत होती है, इसलिए केएमसी यानी कंगारू मदर केयर करवाई जाती है। बच्चे का ब्लड वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 80 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। और हमारा कितना होता है? 90 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। बच्चे का HB 18 से 20 ग्राम %। और नए बच्चे की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, एनर्जी, तो 100 कैलोरी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होती है। नंबर ऑफ ऑसिफिकेशन सेंटर्स। ऑसिफिकेशन सेंटर्स का अर्थ होता है बोन्स के बनने के सेंटर। कहाँ से बोन्स का प्रारंभ होता है बनना? तो वो 5 से 6 सेंटर होते हैं बच्चे में जन्म के समय पर। और फॉन्टेनेल
कितने होते हैं जन्म के समय पर बच्चे में? 6 फॉन्टेनल होते हैं। 6 फॉन्टेनल। फॉन्टेनल का अर्थ होता है गड्ढे टाइप के, पिट टाइप के, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चे की जो पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट जस्ट डबल होती है, जस्ट डबल होती है एडल्ट के बराबर। अपने एडल्ट में कितना होता है? लगभग मैं मानूं 70 से 72 एक आइडियल वैल्यू है। तो बच्चे का देखिए कितना जा रहा है? बच्चे का जा रहा है 140। और रेस्पिरेटरी रेट हमारे अंदर कितनी होती है? 16 से 18। एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है 16 से 18। तो देखिए यहाँ पर कितना जा रहा है? 38 जा रहा है, 38 पर मिनट। तो जस्ट डबल हो जाती है। और ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है? जस्ट हाफ, लगभग हाफ। 60/40 यानी 120/80 हम में होता है। तो यहाँ 60/40 या 80 से 50 देखने को मिल रहा है। 80/50। हेलो सर। हाँ जी। सर ये रेस्पिरेटरी रेट 38 है या 28 है? ये 38 है डॉक्टर साहब, 38 देखिए। तो कहीं कहीं तो 28 होता है तो। हाँ, 28 आपको मिलेगा। बट रेफरल वैल्यू देखिए 28 से लेकर के 35 तक इसको वेरीज किया गया है, 35 तक वेरीज किया गया है। बट अपने एग्जाम की दृष्टि से रेफरल वैल्यू हम इसी को ही सही मानेंगे, क्योंकि कई बुक्स में 38 रेफरेंस मिलता है, जो कि एक आइडियल बुक्स मानी जाती हैं, बड़े संस्थानों में पढ़ाया जाता है उसके बेसिस पर। और कई एग्जाम्स में आंसर 35 टू 38 के बीच में बताया गया है। तो हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आए। बाकी अगर आप प्रैक्टिकल वैल्यू किसी की भी देखें तो बच्चे की पल्स रेट 140 बहुत ही कम देखने को मिलेगी। 120 130 के बीच में ही बच्चे की पल्स घूमती रहेगी। और कई बच्चों की 160 भी मिलती है। तो हम गलत वैल्यू नहीं मानते हैं। ये एक उन्होंने एवरेज निकाल के दे दिया कि भाई इतने के आसपास आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ जी डॉक्टर सर। साहब? जी सर, जी सर। चलिए चलिए। अब हम आगे देखते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जात मात्र किसे बोला गया है? तो जात मात्र जन्म के पश्चात सबसे छोटी स्टेज बताई गई, जिसको हम नियोनेट देख चुके हैं, अर्ली नियोनेट एंड लेट नियोनेट। जस्ट वही स्टेज देखिए। आयुर्वेद में भी दो भागों में डिवाइड किया है, सद्योजात एंड नवजात। जन्म से लेकर नाभिनाल कर्तन तक। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, देखिए अर्ली न्यूनेट बर्थ टू 7 डेज, है ना। और यहाँ नवजात को देखिए नाभिनाल काटने से चौथे सप्ताह तक लगभग मतलब 28 दिन वो बोल रहे हैं। तो यहाँ भी आप देख लीजिए 1 मंथ लगभग उन्होंने बोल दिया, 7 डेज टू 1 मंथ। तो वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। जात मात्र का मुख शोधन किससे करोगे आप? बहुत बार पूछा गया है। नियोनेट का मुख शोधन सैंधव युक्त घृत से करोगे। सैंधव लवण लोगे, घृत लोगे, गौ घृत, उसको मिक्स करके उसके मुख का शोधन करोगे। कॉटन पर उसको लगा करके उसके मुख का शोधन करते हैं। जात मात्र को बला तेल से अभ्यंग करना है। और किन वृक्षों के कसाय से? अभी आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था, आयुर्वेदिक ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में अभी रिसेंटली, कि चीरी वृक्षों के कसाय से स्नान कराते हैं। जात मात्र को स्तनपान प्रारंभ करवाने का समय क्या होता है? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक तो कहते हैं जन्म के तुरंत बाद करा दिए, एज जस्ट मॉडर्न के अकॉर्डिंग। जैसे मॉडर्न साइंस कहता है जन्म के तुरंत बाद आप करा दीजिए, ऐसे ही चरक भी यही कहे हैं। शिष्य तो भागवत जी चौथे दिन करने को बोलते हैं, जन्म के चौथे दिन। और वो कैसे करना है देखिए, उस प्रोसेस को देखिए। बच्चा पैदा हुआ पहले दिन आप क्या कराएंगे? अनंत। अनंत यानी स्वर्ण से मिश्रित मधु और घृत। जस्ट लाइक हम इसको स्वर्ण प्राशन समझ सकते हैं, स्वर्ण प्राशन समझ सकते हैं। मधु और घृत लेना है, मिक्स करना है असमान मात्रा में, ना कि समान मात्रा में। और अनामिका उंगली से 3 काल तक यानी TDS, सुबह दोपहर शाम 3 बार उसको चटाना है बच्चे को। द्वितीय और तृतीय दिन क्या करोगे आप? लक्ष्मणा से घृत को सिद्ध करोगे। लक्ष्मणा कंटकारी को बोला गया है। ज्यादातर हमारे यहाँ पर कंटकारी को और कृष्णपर्णी और जो सालपर्णी है उससे भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर लक्ष्मणा बर्ड को ही आप रटिएगा, क्योंकि उसके पर्याय से भी उनको कुछ नहीं लेना देना। तो लक्ष्मणा से सिद्ध घृत यानी घृत के अंदर लक्ष्मणा डाला, उसको बॉइल किया, और उस घृत के अंदर जो लक्ष्मणा के गुण आए उस घृत को बच्चे को दिया। फिर चौथे दिन क्या करना है? चौथे दिन करना है बच्चे के खुद के हथेली में जितना मधु और घृत मिक्स करके आ जाए
उतना द्विकाल यानी 2 बार चटाएंगे और फिर उसके बाद उसको जब तक कि उसका पेट ना भर जाए, उसका मन ना भर जाए, तब तक स्तनपान कराना है। अब जात कर्म क्या होता है? देखिए जात कर्म क्या होता है, बच्चा जो है वो प्लासेंटा से अलग हो गया, प्लासेंटा से अलग हो गया और उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को भी काट दिया। तो जब बच्चा प्लासेंटा से अलग वो बाहर आया और नाभि नाल कर्तन किया, उसके बीच में जो जो प्रोसीजर किए जाते हैं वो सारे प्रोसीजर जात कर्म में आते हैं। जैसे शरीर का शोधन करना, कॉटन से या टॉवल से उसकी बॉडी को क्लीन करते हैं, कंठ विशोधन करते हैं, प्राण प्रत्यागमन करते हैं। प्राण प्रत्यागमन मॉडर्न साइंस में कैसे करते हैं? बच्चों के पिछवाड़ों पर थप्पड़ देते हैं या पीठ को रविंग करेंगे। बच्चा अगर रोता नहीं तो पीठ को रविंग करेंगे। पहले प्राण प्रत्यागमन कैसे किया जाता था? कई प्रोसीजर होते थे, ये भी था, उसमें ताड़न करना भी था, नाभि नालोच्छेदन, नाभि नाल का कर्तन भी करना है। ये सारी प्रोसेस जात कर्म प्रोसेस में आ जाती हैं। भागवत जी का एक कोटेशन मिलता है जात कर्म से संबंधित, प्रजापत्येन विधिनाम, प्रजापत्य विधि से जात कर्म करने के लिए किसने बोला है? आचार्य भागवत जी ने। तो इसको रट लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। अपगार स्कोर को देखिए, अपगार स्कोर ये कैपिटल फॉर्म में इसलिए क्योंकि इसके प्रत्येक वर्ड का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है। अपगार स्कोर को 1952 में वर्जीनिया अपगार, जो कि एक एनेस्थोलॉजिस्ट थे, एक संज्ञाहरण विशेषज्ञ थे, जिन्होंने इसको दिया था, जिन्होंने इसको दिया था। और ये स्पेशली दिया गया था सेरिब्रल पाल्सी के लिए, सेरिब्रल पाल्सी को पता करने के लिए, सीपी डिसीज को पता करने के लिए। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि सीपी का अच्छा खासा ट्रीटमेंट हमारे आयुर्वेद में है और मॉडर्न साइंस अभी भी इसमें फेल ही दिखती है। तो यहाँ पर आप 4 पॉइंट आपको देखिए, यहाँ पर आपको अपगार स्कोर का फुल फॉर्म देखने को मिलेगा, ए फॉर अपीयरेंस और कलर, जिसको 3 ग्रेड में कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 0, 1 और 2, जो नंबर्स के बेसिस पर। यहाँ हम स्कोरिंग मेजरमेंट करते हैं कि बच्चे का कलर जो है वो पेल है या ब्लू है या पिंक है। पेल है तो 0 देंगे, ब्लू है तो 1 देंगे, पिंक है तो 2 देंगे इसका नंबर। और पल्स और हार्ट रेट अपसेंट पाई जाती है तो 0, और 100 से कम है तो 1, और 100 से ज़्यादा है तो 2। ग्रीमेस या मसल टोन, यानी बच्चे को आप टच कर रहे हो तो मसल्स में उसके टाइटनेस आ रही है या नहीं आ रही, उसको देखेंगे। अपसेंट है तो 0, ग्रीमेस है यानी हल्की फुल्की है तो उसको 1 नंबर, और बच्चा रो रहा है, हाथ पैरों को फेंक रहा है, तो मतलब समझ लीजिए ग्रीमेस अच्छा है, मसल टोन अच्छी है। एक्टिविटी देखते हैं, लिम्प यानी पड़ा हुआ है, थोड़ी सी टोन है तो 1, और एक्टिव है, एक्टिविटी दिखा रहा है, थोड़ी बॉडी को मूव कर रहा है, तो हम उसको 2 नंबर देंगे। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन करते हैं, अगर रेस्पिरेशन अच्छा कर रहा है तो हम उसको 2 नंबर, और इर्रेगुलर है रेस्पिरेटरी वैल्यू उसकी ठीक नहीं आ रही, कभी उसकी रेस्पिरेशन कम आ रहा है, कभी ज़्यादा आ रहा है, तो उसको हम इर्रेगुलर बोलते हैं और 1 नंबर देते हैं। अपसेंट है तो 0 नंबर देते हैं। अब इसका सीवियरिटी स्कोर देखिए, जितना ज़्यादा स्कोर आएगा बच्चा उतना ज़्यादा नॉर्मल है, जितना कम स्कोर आएगा बच्चा सीवियर। 0 to 3 वैल्यू सीवियर के लिए, 4 to 7 वैल्यू माइल्ड के लिए, एंड 7 to 10 वैल्यू नॉर्मल वैल्यू होती है। तो इसको अपगार स्कोर को रट के चलना, बिल्कुल भूलना नहीं है। नाभि नालोच्छेदन यानी नाभि नाल कर्तन यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड की कटिंग के लिए क्या करना चाहिए? अर्धधार यंत्र को पहले ले लीजिए, अर्धधार यंत्र को, जो कि मैं शल्य चिकित्सा में आपको पढ़ा चुका हूँ। अर्धधार वैसे तो दोष होता है, लेकिन अर्धधार यहाँ पर बहुत अच्छा यंत्र बोला गया है, चरक ने बोला है इसको। अब चरक सुश्रुत भागवत क्या बोलते हैं, कैसे काटना है, इस प्रोसीजर को देख लीजिए। नाभि नाल को ले लीजिए और नाभि नाल से 4 अंगुल छोड़कर, सॉरी 8 अंगुल नाप लीजिए, 8 अंगुल नाप करके तीक्ष्ण शस्त्र से काटेंगे, तीक्ष्ण शस्त्र से उसको काट दीजिए। फिर सुश्रुत देखिए, सुश्रुत क्या कह रहे हैं? सुश्रुत भी 8 अंगुल बोल रहे हैं, 8 अंगुल बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? पहले धागे से बांध दो उसको और फिर काटो, क्योंकि ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, इसलिए टाइट हो जाएगी तो ब्लड वेसल्स अच्छे तरीके से टाइट हो जाएंगी तो ब्लड ब्लीडिंग ना के बराबर होगी। भागवत क्या कह रहे हैं? 4 अंगुल बांध दीजिए और बांध करके काट दीजिए, फिर उसके बाद कुष्ठ तेल से परिषेक कर दीजिए, कुष्ठ तेल से परिषेक कर दीजिए। तो चरक सुश्रुत दोनों 8 अंगुल, बच्चरक ने धागे से नहीं बांधने को बोला, सुश्रुत ने बोला है। भागवत जी ने 4 अंगुल बोला है, बट उन्होंने कुष्ठ तेल से परिषेक करने को बोला। तो कुष्ठ तेल से नाभि का परिषेक करने का वर्णन किस आचार्य ने किया है? भागवत जी ने, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये।
अब भैया नाभि विकार हो जाएंगे अगर सही तरीके से नाभि नाल कर्तन नहीं किया या कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो नाभि विकार हो जाएंगे। वो 4 नाभि विकार आप देखिए, उत्तुंडिता, पिंडलिका, विनामिका, विजृंभिका। विनामिका, विजृंभिका, पिंडलिका, ये तीनों नाम हमारे अभी आयुष ईएचओ में पूछे गए। तो देखिए, उत्तुंडिका मतलब मोटी नाभि बाहर की ओर निकलती है, तब पिंडलिका पिंड के आकार की गोल और कठिन होती है। विनामिका क्या होती है, किनारों से ऊंची होगी, बीच में दबी रहेगी। और विजृंभिका क्या होगी, कभी तो नाभि फूलेगी, कभी डाउन होगी, यानी घटना बढ़ना लगे रहेगा। इसको अम्लाइकल हर्निया के नाम से हम जानते हैं। जैसे बच्चा खांसता है, छींकता है तो वो बढ़ जाएगी, बच्चे का मोशन क्लियर नहीं हो तो बढ़ जाएगी, और अगर वो नॉर्मल है तो वो घट जाएगी, डाउन हो जाएगी। यहाँ पर मेन दोष कौन से इन्वॉल्व होते हैं, बात और पित्त। शामक चिकित्सा करने के बाद पित्त दोष यहाँ पर होते हैं इन्वॉल्व। अभ्यंग करना है, उत्सादन करना है, परिसेचन करना है, बात पित्त शामक ग्रंथों से चिकित्सा इसमें करनी है। अब सुश्रुत ने नाभि विकार में तुंडी नाभि भी बताया है। नाभि इसमें क्या बोला कि ओनली वात दोष के कारण नाभि फूल जाती है, इसको तुंडी नाभि बोला है। और इसमें वेदना बहुत होती है, वेदना बहुत होती है। वृद्ध भागवत ने 2 प्रकार से बताए हैं, आयाम और व्यायाम से। आयाम यानी फैलने से, व्यायाम यानी डाउन होने से। विनाम और विजृंभिका, विनाम और विजृंभिका रोग बताए हैं। नाभि पाक और नाभि कुंडल का वर्णन रस रत्न समुच्चय में मिलता है। अहितुंड का रोग का वर्णन चक्रपाणी में मिलता है। तो इस प्रकार हमने नाभि से संबंधित रोग देखे। अब हम यहाँ देखते हैं शिशु परिचर्या। शिशु परिचर्या मतलब नियोनेटल केयर, इसको देखिए। तो चरक बोल रहे हैं प्राण प्रत्यागमन करना है, पत्थर कानों के पास बजाना है, अश्मग्नो संगठनम। वहीं पर सुश्रुत बोल रहे हैं तलु का यानी तालु का परिमार्जन है, इसकी सफाई करनी है। भागवत भी सेम यही बोल रहे हैं सैंधव गौग्रत से, जो हम अभी देख चुके हैं। शीतोदकेन उष्णेन उदकेन व मुख परिषेका, वो बोलते हैं शीत और उष्ण दोनों जलों को मिला करके मुख का परिषेक करना है, स्नान करना है, मुख विशोधन करना है, गर्भोदक वमन सैंधव घृत से करना है, नालच्छेदन करना है, जात कर्म मधु और घृत से करना है। और यदि बच्चे का दुग्धपान कराएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता है यहाँ से। ये पूछा जाता है कि अगर चरक कह रहे हैं कि अगर बच्चे को पहले दिन अगर दुग्धपान कराएंगे, सबसे पहले कौन से कराएंगे, राइट ब्रेस्ट से फीडिंग कराएंगे आप, दक्षिण स्तन से ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, और फिर आप उसका रक्षा कर्म करेंगे। यहाँ सुश्रुत कहते हैं तल परिमार्जन, मुख विशोधन, पिचु धारण, नालच छेदन, जात कर्म और स्नान, ये सारी प्रोसेस जस्ट इसी प्रकार से भागवत जी बोले। भागवत जी ने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है कि मेधा यानी बुद्धि, आयु, बल वर्धक कल्क का सेवन कराएंगे। कितनी मात्रा में, मात्रा ध्यान कर लीजिएगा, हरेणु प्रमाण में। स्वर्ण प्राशन कराएंगे मधु प्लस घृत से, जो कि आज बहुत प्रचलित है, हर जगह स्वर्ण प्राशन के चर्चे हो रहे हैं, पेरेंट्स भी अवेयर हो रहे हैं। गर्भोदक वमन सैंधव मिश्रित घृत से, ताकि अगर एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे ने कुछ अगर निगल लिया है तो वो बाहर निकल जाए। फिर उसके बाद जातकर्म संस्कार करना होता है। यहीं पर कुछ संस्कार हैं, देखिए 11 प्रकार के संस्कार आपके सामने लिखे हैं। बाकी नीचे आप देखेंगे तो 16 प्रकार के संस्कार महर्षि दयानंद जी ने बताए थे, बट हमारा मेन उद्देश्य इन 11 पर फोकस करना है। काश्यप, सुश्रुत और भागवत के अकॉर्डिंग देखिए, स्तनपान संस्कार जन्म के तीसरे से चौथे दिन बताते हैं भागवत, सुश्रुत और काश्यप जी। दुग्धपान संस्कार आप कब कराएंगे, जन्म के 1 माह पश्चात। नामकरण संस्कार, दुग्धपान से अर्थ क्या है, बाहर का भी दूध यदि पिलाना है तो। स्तनपान संस्कार से क्या है, माँ का स्तन का पान कराना है तो। ये सारी चीज समझ लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे स्तन भी तो दूध होता है और ये भी दूध है। दूध यहाँ से गौ दुग्ध की चर्चा चल रही है, स्तनपान यानी माँ के स्तन की पर चर्चा चल रही है। अब नामकरण, भाई नाम कब रखोगे बच्चे का, 10वें दिन रख सकते हो। अगर भूल गए 10वें दिन तो क्या करोगे कि 101वें दिन या 1 वर्ष तक आप उसका नामकरण कर सकते हो। रक्षा कर्म, रक्षा कर्म क्या है, रक्षा सूत्र इत्यादि पूजा वगैरह इस प्रकार से कुछ कराए जाते हैं, और उसकी इम्यूनिटी से संबंधित साथ में नीम के जौरे वगैरह इन चीजों का प्रोसीजर होता है, जिससे कि वहाँ एंटी बैक्टीरियल वातावरण पैदा किया सके। तो उसके लिए जन्म के प्रथम मास में सूर्य और चंद्रमा कब दिखाना है, जन्म के प्रथम मास में ही दिखाना, दोनों की दोनों जन्म के प्रथम मास में रक्षा कर्म, सूर्य दर्शन, चंद्र दर्शन। अब निष्क्रमण संस्कार होता है, भाई घर से बाहर कब निकालोगे, देवालय यानी मंदिर में कब ले जाओगे, तो चौथे महीने में बोल रहे हैं काश्यप एंड भागवत। सुश्रुत ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला है।
उपवेशन संस्कार क्या होता है? भूमि उपवेशन संस्कार कि भाई जमीन पर बच्चे को बिठलवाना है, जबकि 6 महीने से हमने पढ़ा है, जब हम फीटल डेवलपमेंट न्यूनेटल डेवलपमेंट देखते हैं, बच्चे का चाइल्ड डेवलपमेंट देखते हैं, तो वहां भी 6 महीने का वर्णन आता है कि बच्चे को आपको सपोर्ट से बिठालना है। तो सपोर्ट से बिठा लेंगे बच्चे को तो कब से? 6 महीने से। और बागवट क्या बोल रहे हैं? बागवट है लघु बागवट यानी अष्टांग हृदय वाले 5 महीने से, और अष्टांग संग्रह वाले 5 महीने के बाद। बढ़िया अच्छे तरीके से गोबर इत्यादि से लेप करके वहां पर बिठाला जाता था बच्चे को, ये वही प्रोसेस है। फिर फल प्राशन के बारे में ओनली काश्यप बोले हैं, क्योंकि वो पीडियाट्रिशियन से डिटेल में समझते थे। बच्चे की इम्यूनिटी पे फोकस करना है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना है, तो फल प्राशन कराएंगे। अन्नप्राशन संस्कार अन्नप्राशन संस्कार 10वें माह से कराना है, और वहीं सुश्रुत और बागवट बोल रहे हैं 6वें माह से अन्नप्राशन संस्कार कर सकते हो, जो मॉडर्न साइंस भी मानती है कि दलिया खिचड़ी इत्यादि आप सेमी सॉलिड भोजन बच्चे को दे सकते हो। कर्णवेद संस्कार यानी कान को छेदना, बाली इत्यादि चीजें पहनाते, तो कर्णवेद का हमारे यहाँ पे उल्लेख भी मिलता है कि अस्थमा को बीट करने में काम करता है। 6वें 7वें और 8वें माह पर शुक्ल पक्ष में सुश्रुत 6वें 7वें माह का, बागवट 6वें 7वें 8वें तीनों माह में शुक्ल पक्ष में, एज इट इज काश्यप के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। अक्षर लेखन संस्कार भैया अब स्कूल भी तो भेजना है, पढ़ेगा नहीं क्या? तो काश्यप बोल रहे हैं 5 वर्ष के बाद भेज दो, जो कि स्कूल गोइंग चाइल्ड के लिए गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया था। और सुश्रुत बोल रहे हैं भाई जब उसमें बुद्धि आ जाए तब भेजना स्टार्ट करो, तब तक उसको ऐश करने दो। अब महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार 16 मैंने अभी बताए, तो इसमें गर्भधान संस्कार होता है जो पुरुष सर पक्ष। हाँ जी। सर एक बार ये बताइए सर, ये पुष्प नक्षत्र क्या होता है और शुक्ल पक्ष क्या होता है सर? देखिए महीने में कौन आप से दिन में आते हैं ये? आप कैलेंडर को आप देखिएगा एक बार, कैलेंडर